में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट और इसमें हम बात करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में, और हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एटम्स की, तो एटम्स की जो डिस्कवरी की गई थी वो डिस्कवरी की थी हमारे जॉन डाल्टन साहब ने। किन्होंने करी थी? जॉन डाल्टन साहब ने कब करी थी? ये 1803 में करी थी। और इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी गई थी और उस थ्योरी का नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने एटम्स के बारे में कुछ बातें कही, कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए, कुछ अपने अजम्पशन दिए। वो अजम्पशंस क्या क्या थे? तो नंबर फर्स्ट पे इन्होंने एटम्स के बारे में जो बात कही थी वो कही थी कि इस ब्रह्मांड का जो सारा जो मैटर है, जितना भी मैटर है, आपको जितना भी दिखाई पड़ता है, वो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी कि अगर उस मैटर को आप काटते काटते हुए चलो या उसे डिवाइड करते हुए चलो, तो आखिरी में जो आपको एक पार्टिकल्स मिलने वाला है जिसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस पार्टिकल्स को इन्होंने एटम नाम दिया। यानी कि एटम्स को इन्होंने क्या कहा? एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ एवरी मैटर्स। और जो दूसरा पोस्टुलेट था डाल्टन थ्योरी का, वो दूसरे पोस्टुलेट्स में इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई एलिमेंट है सेम तरह के एलिमेंट्स, तो उनके जितने भी एटम रहेंगे वो अपनी सारी प्रॉपर्टी में सेम रहेंगे। यानी कि अगर कोई एलिमेंट्स ले लो, मान लो कार्बन ले लेते हैं हम, तो कार्बन के जितने भी सारे एलिमेंट्स रहेंगे उनकी सारी प्रॉपर्टियां सेम रहेगी। यानी उनके मास हो गए, उनके एटॉमिक नंबर हो गए, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, वो सारी प्रॉपर्टियां सेम रहेगी डाल्टन साहब के हिसाब से। लेकिन जब तो इलेक्ट्रॉन की खोज भी नहीं हुई थी, जब डाल्टन साहब ने ये थ्योरी दी थी तब। तीसरा जो पोस्टुलेट था उसमें इन्होंने कहा कि जो मैटर होता है या जो कंपाउंड्स होते हैं वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब वो कॉम्बिनेशन सेम एटम्स का भी हो सकता है या वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप का भी एटम का हो सकता है। यानी कि कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से होता है। ये जॉन डाल्टन साहब के पोस्टुलेट्स थे डाल्टन्स थ्योरी के लिए। लेकिन ये जो थ्योरी थी जॉन डाल्टन साहब की, ये फेल कर गई। क्यों फेल कर गई? क्योंकि कुछ नए साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी जब खोज हुई तो ये थ्योरी फेल कर गई। क्योंकि डाल्टन साहब के हिसाब से तो जो एटम्स होता है, जो हमारा एटम होता है वो कैसा था? इंडिविजिबल था। यानी कि जिसे और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब रिसर्च की गई, जब नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी कुछ थ्योरियां दी, तो उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की खोज कर दी। ठीक है, तो ये थ्योरी यहाँ पे फेल कर गई। उसके बाद में आइसोटोप्स और आइसोबार्स की खोज के बाद में भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल कर गई। डाल्टन के हिसाब से तो सारे एटम जो रहते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी सेम दिखाते हैं, लेकिन आइसोबार और आइसोटोप्स तो अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनकी जो थ्योरी का अगला जो पोस्टुलेट्स था, अगला पोस्टुलेट्स क्या बोलता था इनका कि जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में तो एटम्स पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेट तो उनके इलेक्ट्रॉन्स करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये जो डाल्टन थ्योरी थी ये फेल कर गई। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे जे थॉमसन साहब, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी। और एक और साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड जो साहब थे, इन्होंने क्या किया कि जो गोल्डस्टीन ने जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने जो पॉजिटिव रे जो निकाली थी, उस पॉजिटिव रे को प्रोटॉन नाम दिया। किन्होंने नाम दिया ये प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड साहब ने दिया। और इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम था न्यूक्लियर थ्योरी। इस न्यूक्लियर थ्योरी के हिसाब से रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम होता है उस एटम्स के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस न्यूक्लियस का अपना कुछ मास होता है। ये किन्होंने कहा? ये रदरफोर्ड ने कहा अपनी न्यूक्लियर थ्योरी में। और इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन इन्होंने कोई भी एनर्जी लेवल की बात नहीं करी। इन्होंने सिर्फ यही कहा कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ये बात कही इन्होंने रदरफोर्ड ने अपनी न्यूक्लियर थ्योरी में। लेकिन जब रदरफोर्ड की ये न्यूक्लियर थ्योरी है, इसके हिसाब से एटम जो हमारा रहता है वो स्टेबल नहीं है।
स्टेबल क्यों नहीं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। साथ ही में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अब रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ वेलोसिटी होगी, अपना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब ये कंटिन्यूअस अगर रिवॉल्व कर रहा है तो इसका कंटिन्यूअस इसकी एनर्जी क्या करेगा? ये इमिट करेगा। इमिट करते करते ये एनर्जी इमिट करते करते इसका जो एक्सेलरेशन है वो कम होते होते ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका न्यूक्लियस में गिर जाएगा और जो आपका एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि जो रदरफोर्ड साहब थे वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी बात नहीं कर पाए, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे पाए। तो रदरफोर्ड का ये मॉडल था वो भी फेल कर गए। अब इसके बाद में आता है नील बोहर का मॉडल, जिसे हम बोलते हैं बोहर मॉडल। बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल जो था वो रदरफोर्ड के मॉडल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस किया और बोहर मॉडल दिया। अब ये जो बोहर मॉडल हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। बोहर मॉडल्स पढ़ेंगे, बोहर मॉडल के असम्पशंस पढ़ेंगे, उसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी कुछ लिमिटेशंस है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी इतना समझिए कि जो बोहर मॉडल है वो रदरफोर्ड मॉडल का मॉडिफिकेशन था। और बोहर मॉडल में बोहर ने क्या बताया था हमको? इन्होंने एनर्जी लेवल्स की बात करी थी। एनर्जी लेवल्स की इन्होंने बात करी थी कि ये जो एनर्जी लेवल होते हैं ये फिक्स लेवल होते हैं, ये क्वांटाइज्ड लेवल होता है। क्वांटाइज्ड लेवल क्या होते हैं ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि डाल्टन थ्योरी आई, डाल्टन की थ्योरी को फेल कर दिया गया क्योंकि जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की खोज कर दी थी। तो यहाँ पे डाल्टन की थ्योरी फेल कर गई। फिर रदरफोर्ड ने अपनी न्यूक्लियर थ्योरी थी, न्यूक्लियर थ्योरी के हिसाब से रदरफोर्ड के हिसाब से जो न्यूक्लियस रहता है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाए। साथ ही में ये स्पेक्ट्रम की कोई बात नहीं कर पाए थे। ये स्पेक्ट्रम के बारे में कोई बात नहीं कर पाए थे, इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम के बारे में ये कोई बात नहीं कर पाए थे। कौन? रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में न्यूक्लियर थ्योरी के बाद में एक बोहर का मॉडल आया। बोहर ने रदरफोर्ड का मॉडिफिकेशन रूप दिया और अपना एक नया मॉडल दिया जो कि ये भी आगे फेल करने वाला है, बोहर का भी मॉडल। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम लाइट ऑफ नेचर पढ़ने वाले हैं कि लाइट का क्या नेचर रहता है, उसकी हम बात अभी करने वाले हैं। तो इसको पहले रफ करते हैं। तो बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। नेचर ऑफ लाइट के बारे में, तो नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट जो जनरली आपको लाइट जो शो होती है या आपके सन से आती है, उस लाइट की अगर हम बात करें तो वो लाइट जो रहती है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी, यानी कि लाइट जो थी वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती थी। तो अब लाइट के नेचर के बारे में अगर स्टडी की गई तो इसका जो स्टडी थी वो वेव नेचर के हिसाब से की गई, वेव नेचर के हिसाब से की गई। क्योंकि एक फिनोमिना और दिखा रही थी लाइट, जो फिनोमिना हमें दिखा रही थी वो दिखा रही थी हमें इंटरफेरेंस, और एक और फिनोमिना हमें दिखा रही थी ये डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस को बोलते हैं, इंटरफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, और डिफ्रैक्शन को बोलते हैं विवर्तन। व्यतिकरण और विवर्तन। तो ये जो दो फिनोमिना दिखा रही थी लाइट, ये फिनोमिना सेम थे। किसके सेम थे? ये वेव नेचर के हिसाब से थे। लेकिन लाइट कुछ और भी फिनोमिना, कुछ और भी प्रॉपर्टी शो कर रही थी जो कि वेव नेचर से मैच नहीं कर रही थी। वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? तो लाइट एक प्रॉपर्टी शो कर रही थी जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक और जो प्रॉपर्टी शो कर रही थी ये कर रही थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जब आप मेटल, किसी भी एक मेटल की सरफेस पर आप लाइट डालते हो, आप एनर्जी देते हो, तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बीम निकलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? ऐसी चीज होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर आने वाली जो सारी लाइट रहती है, सारे रेडिएशन, उसको वो सारे को एब्जॉर्ब कर लेती है। कोई भी रेडिएशन वो ट्रांसमिट नहीं करती, यानी उस पर आने वाली जितनी भी इंसिडेंट लाइट है उन सारी इंसिडेंट लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो ये जो दो फिनोमिना है, ये जो दो प्रॉपर्टी है वो वेव नेचर के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी लाइट की। तो इन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट आए, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हमारा आइजैक न्यूटन साहब। आइजैक न्यूटन।
आइजैक न्यूटन साहब। अब आइजैक न्यूटन साहब ने क्या कहा, आइजैक न्यूटन साहब ने लाइट के नेचर के बारे में कहा कि जो लाइट होती है, किसी भी सोर्स से निकलने वाली लाइट, यानी कि जिस सोर्स से लाइट इमिट हो रही है उस सोर्स से लाइट वेव के फॉर्म में नहीं होती। वो लाइट जो आपकी इमिट हो रही है, वो लाइट सोर्स से, किसी भी सोर्स से लाइट इमिट हो रही है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट हो रही है। और ये पार्टिकल्स कैसे हैं, वेरी माइन्यूट पार्टिकल है, यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं ये, और मासलेस पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं, वेरी माइन्यूट और मासलेस पार्टिकल्स के फॉर्म में इमिट हो रही है लाइट। और इन पार्टिकल्स को न्यूटन साहब ने क्या नाम दिया, इन पार्टिकल्स को न्यूटन साहब ने कार्पसल्स नाम दिया। क्या नाम दिया, कार्पसल्स नाम दिया इन पार्टिकल्स को। और जब ये पार्टिकल्स हमारी आंखों के रेटिना पर कोलाइड करते हैं, आंखों के रेटिना पर जब ये पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो हमें ये लाइट फील होती है, यानी कि हमें लाइट दिखती है कि यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे लाइट है। कब, जब ये कार्पसल्स हमारी आंखों के रेटिना से कोलाइड करते हैं तब। और जब ये कोलाइड करते हैं तो इन पार्टिकल्स को हमने क्या कहा, इन पार्टिकल्स को कहा गया फोटोन कहा गया। इन पार्टिकल्स को क्या कहा गया, इन पार्टिकल्स को फोटोन कहा गया। यानी कि आइजैक न्यूटन साहब के हिसाब से जो लाइट रहती है वो एज अ वेव नेचर तो शो करती ही है, साथ में वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है, साथ में पार्टिकल नेचर भी शो करती है। यानी कि आइजैक न्यूटन साहब के हिसाब से जो हमारी लाइट रहती है वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है। इसके बाद में हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है उसे हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि आखिर में वेव क्या होती है। तो वेव आपने जनरली देखी होगी, आपने वेव देखी होगी, वाटर वेव जो आपने जनरली देखी होगी कि जब आप पानी में कोई भी एक पत्थर डालते हो, शांत पानी जो रुका हुआ पानी है उसमें आप पत्थर डालते हो तो उसमें एक वेव जनरेट होती है। तो वेव का जो प्रोपोगेशन होता है वो कुछ इस तरह से प्रोपोगेट करती है वेव, यानी कि वेव जो हमारी रहती है वो क्रिस्ट और ट्रंक के फॉर्म में चलती है, जिसमें ऊपर वाले को हम क्रिस्ट बोलते हैं, जो नीचे वाला जो हमारा एम्पलीट्यूड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, तो वेव जो हमारी है वो प्रोपोगेट कुछ इस तरह से करती है कि वो ट्रंक और क्रिस्ट बनाते हुए चलती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या रहती है, तो ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एसोसिएट करते हुए प्रोपोगेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, कि अगर मान लो आपका कोई चार्ज है, मान लो हमारे पास प्लस क्यू वाला चार्ज है, अब इस चार्ज के आसपास अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि इस चार्ज के अगर कांटेक्ट में दूसरा कोई चार्ज है या दूसरा कोई आयन आता है, मान लो इसके कांटेक्ट में एक और पॉजिटिव आयन आया, तो ये दोनों पॉजिटिव आयन रिपेल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेम पोल या सेम जो चार्ज रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस चार्ज के आसपास जो फील्ड जनरेट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक चार्ज के आसपास जो फील्ड जनरेट होती है, अपनी जो एक फील्ड जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम ऐसे ही हमारी जो मैग्नेट रहती है, मैग्नेट में आपको पता है दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, और जो मैग्नेटिक वेव रहती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती है। अब इस मैग्नेटिक वेव के कांटेक्ट में अगर कोई ऐसा सब्सटेंस आता है जो कि मैग्नेटिकली एक्टिव हो, जो कि मैग्नेटिकली रिस्पॉन्स देता हो, तो उस मैग्नेटिकली सब्सटेंस रिस्पॉन्स वाले सब्सटेंस पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है ये अपना रिस्पॉन्स दिखाती है, या तो इसे रिपेल करेगी, या तो ये फील्ड इसे रिपेल करेगी, एक फोर्स डालेगी, या इसे अट्रैक्ट करेगी, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी या रिपल्सन फोर्स लगाएगी। तो ये जो फील्ड जनरेट हुई है इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई वेव जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अपने साथ प्रोपोगेट करते हुए चलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसे हम बोलते हैं। और जनरली जो सूर्य से आने वाली जो किरणें रहती है, जो लाइट रहती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही रहती है हमारी। सिर्फ वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं रहती, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपकी जो फोन से फ्रीक्वेंसी आ रही है, आप जब फोन बात करते हो तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दिखती है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको नहीं दिखती। तो आप कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखेगी, जो विजिबल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रहेगी, वो आपको दिखेगी, और बाकी की आपको शो नहीं होगी, दिखेगी नहीं। तो
तो ये तो अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, इंफ्रारेड रहती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रहती है, सब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस एंगल पे रहती है, किस तरह से ये अरेंज रहती है, उनकी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है उसमें हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि उसमें दोनों फील्ड रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो ये मान लो उसकी प्रोपोगेशंस की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कैसे परपेंडिकुलर रहेगी। ये अगर मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर रहेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। साथ ही में आपकी जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ में परपेंडिकुलर में रहेगी। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ में जो ऑसिलेट करती है, जो प्रोपोगेशन करती है, वो एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन शो करती है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या रहती है, एक एनर्जी का फॉर्म ही तो है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, मैक्सवेल साहब ने जो हमें थ्योरी दी उनके हिसाब से क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एक वेव फॉर्म है, यानी कि एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कंटीन्यूअस एनर्जी चल रही है। एनर्जी किस तरह से चल रही है, यहाँ पे कंटीन्यूअस चल रही है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेव नेचर था ये हमें ये शो नहीं कर पाया कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसे और आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था वो फिनोमिना ये वो प्रॉपर्टी ये शो नहीं कर पाया। इसी को बताने के लिए एक और थ्योरी दी गई जो कि हमारी है प्लांक की क्वांटम थ्योरी। उसे हम अभी पढ़ते हैं कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या है। तो बात करते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में। प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या थी, तो जो मैक्सवेल साहब के हिसाब से जो हमारी एनर्जी थी वो किस फॉर्म में चल रही थी, वो वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रही थी। यानी कि जो एनर्जी थी वो कंटिन्यूअस चल रही थी, या कंटिन्यूअस उसका जो था प्रोपोगेशन हो रहा था वेव फॉर्म में। लेकिन जो मैक्सवेल साहब की ये थ्योरी थी, रेडिएशंस जो थ्योरी थी, वो हमें दो फिनोमिना, ये दो प्रॉपर्टी को नहीं बता पाई थी। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक और हमारा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये दो फिनोमेना या ये दो प्रॉपर्टी हमारी जो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो हमें नहीं बता पाई थी। तो हमारी एक नई थ्योरी आती है जिसका नाम है प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब तो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हमें क्या कहा गया कि जो एनर्जी जो होती है वो कंटीन्यूअस वेव फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, यानी कि वेव फॉर्म में एनर्जी नहीं चलती है। तो मैक्स प्लांक के हिसाब से फिर क्या कहा गया कि एनर्जी हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स में चलती है। और उन पैकेट्स को इन्होंने क्या कहा, उन पैकेट्स या उन बंडल्स को इन्होंने क्या कहा, उन बंडल्स को इन्होंने कहा क्वांटा। क्या कहा, क्वांटा कहा, या इन्हें फोटॉन्स कहा गया। जब लाइट की बात आई तो लाइट के एनर्जी के फॉर्म में इन्हें फोटॉन कहा गया, किन्हें, क्वांटा को। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एनर्जी कभी भी कंटिन्यूअस नहीं चलती है, वेव फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती, वो हमेशा छोटे छोटे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में फ्लो करती है, जिसे इन्होंने क्वांटा या फोटॉन्स कहा। और जो ये छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं उनकी जो सबसे छोटी यूनिट रहती है उसे इन्होंने क्या कहा, उन्हें इन्होंने क्वांटम कहा। और इस क्वांटम की जो एनर्जी रहती है, क्वांटम की एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो आपकी रेडिएशन जो निकल रही है, जो आपकी वेव निकल रही है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। किसकी एनर्जी, इस क्वांटम की एनर्जी जो रहती है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा आ जाता है यहाँ पे h, जिसे हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। और अगर हम प्लांक कांस्टेंट h की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू रहती है 6.626
इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हमें क्या कहा गया कि एनर्जी जो चलती है, एनर्जी का जो इमिशन होता है, एनर्जी जो इमिट होती है वो कंटिन्यूअस इमिट नहीं होती है। एनर्जी हमेशा छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के फॉर्म में चलती है जिन्हें क्वांटा या फोटॉन्स कहा गया, और उन क्वांटा की जो एनर्जी रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी उस रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के। तो ये थी हमारी प्लांक क्वांटम थ्योरी, और आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम बात करेंगे बोहर्स के एटॉमिक मॉडल्स के बारे में और उसके लिमिटेशंस के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।